खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आहिल, रेहान, वेयर आर यू बोथ? आहिल और रेहान ने फारिया को क्लब आने का कहा था, मगर जब फारिया आई तो क्लब में घुप अंधेरा था। आहिल, आई एम स्केर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड इफ यू आर हियर। फिर अचानक क्लब में लाइट्स ऑन हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू फारिया। आहिल और रेहान के साथ बाकी सब भी गुनगुनाते हुए उसके करीब आए। फारिया की खुशी की हद न थी, क्योंकि जिस तरह दोनों आहिल फारिया को टाइम नहीं देता था, उसे उम्मीद थी कि आहिल इस बार उसका बर्थडे भूल जाएगा। फारिया ने आहिल को हक करना चाहा तो आहिल थोड़ा पीछे हुआ। जब से जायशा उसकी जिंदगी में आई थी, उसने किसी लड़की को छुआ भी नहीं था। अब वो जो भी था सिर्फ जायशा का था। फारिया इस बात को नजरअंदाज कर गई। क्लब में आहिल और रेहान के अलावा उनकी पुराने क्लास फेलोज थे। टेबल पर बहुत बड़ा और खूबसूरत चॉकलेट केक पड़ा था, जिस पर डिजाइनिंग से HB फारिया लिखा हुआ था। फारिया केक को देखकर एक्साइटेड हुई। उसने केक काटा, पहले आहिल और फिर रेहान को खिलाया। वो आज खुश थी कि आहिल को उसकी फिक्र है। सब उसे गिफ्ट्स दे रहे थे। आहिल ने उसे डायमंड की ब्रेसलेट गिफ्ट की, जो फारिया को बहुत अच्छी लगी। उसने उसी वक्त कलाई में पहन ली। आहिल आज बहुत दिन बाद उनसे मिल रहा था। जब से उसे जायशा मिली थी, वो उसकी दुनिया से निकलता ही नहीं था। फारिया, आहिल और रेहान एक टेबल पर बैठ गए। फारिया जूस पी रही थी, जो हल्का सा उसके ड्रेस पर गिर गया। उफ, ये क्या हो गया? मैं इसे वॉश करके आती हूँ, उसने आहिल और रेहान को कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आहिल, क्या बना तुम्हारी महबूबा का? उससे कांटेक्ट में हो या 2 दिन का भूत था तुम्हारे सर पर? रेहान ने जूस का सिप लेते हुए पूछा। 2 दिन नहीं, ये तो सारी उम्र का भूत है, इश्क का भूत, आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। ओह, तो तुम भी ये दकियानूसी सोच रखते हो? मुझे आज मालूम हो रहा। ओके, जो दिल में आए करो, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, आहिल ने कहा। क्या तुम जानते हो कि फारिया तुमसे मोहब्बत करती है? आहिल ने रेहान की तरफ देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब तुम अच्छी तरह वाकिफ हो उसके जज्बात से। डूड, हम बचपन से एक साथ हैं। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि आज तक कोई चौथा और हम में शामिल नहीं हो सका। और मैं जानता हूं कि जैसे तू हमारे लिए अहम हो, वैसे मैं और फारिया भी तुम्हारे लिए अहम है। तुम बस मेरी बात मानते हुए एक बार फारिया के साथ रिलेशन यहीं चुप हो जाओ। रेहान की बात अधूरी थी जब आहिल ने उसे टोक दिया। वो मेरी दोस्त है, मेरे दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत दोनों है। तुम क्या चाहते हो कि मैं फारिया के साथ रिलेशन में आऊं ताकि किसी दिन ड्रिंक होकर उसके साथ कुछ गलत कर बैठूं? मेरा मतलब ये नहीं था आहिल, तुम्हारा जो भी मतलब था। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने आज तक जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा है, उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी किया है? तो क्या तुम जयशा को भी इस्तेमाल करोगे? मैं जयशा के साथ रिलेशन में नहीं हूं, ये वन साइडेड लव है, आहिल ने नजरें झुकाकर कहा। अच्छा, तो जिस दिन जायशा को भी तुमसे मोहब्बत हो गई, तो क्या उस दिन तुम उसे? शट अप रेहान, जायशा ना ही फारिया जैसी है और ना ही उन लड़कियों जैसी जिनको मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। वो पाक है और मैं उसे पाक ही रखना चाहता हूं। मैं जब भी उसके करीब आया, उससे पहले वो मेरे निकाह में होगी। रेहान खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था आहिल को फोर्स नहीं कर सकता, और उसने आहिल को कन्विंस करने की ये कोशिश सिर्फ फारिया के लिए थी। फारिया दीवार के पीछे खड़ी आहिल की सभी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसका यहाँ रुकना नामुमकिन था। वो मुड़ी और क्लब से बाहर निकल गई। सुल्तान साहब ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे जब उनके सेक्रेटरी ने कॉल करके बताया कि फारूक हमदानी नाम का एक आदमी उनसे मिलना चाह रहा है। सुल्तान साहब ने अंदर भेजने का कहा और फोन रख दिया। फारूक हमदानी अंदर दाखिल हुआ और सुल्तान साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। सुल्तान साहब ने नजरें उठाकर देखा तो देखते ही रह गए। फारूक, क्या ये तुम हो? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? सुल्तान साहब हैरत ज़दा देखते हुए बोले। नहीं मेरे दोस्त, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। उठो और गले मिलो ताकि तुम्हें यकीन आए। फारूक और सुल्तान स्कूल के जमाने के दोस्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल साथ गुजारे। फिर फारूक को उसके वालिद ने पढ़ाई के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। वहां फारूक को एक लड़की पसंद आ गई।
जिसका नाम बेला था। पढ़ाई मुकम्मल करके उसने अपने घर वालों को बेला के बारे में बताया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। कोई भी इसके फैसले से मुत्तफिक न था और उसके वालिद ने उसको 1 महीने के अंदर अंदर वापस आने का कहा। फारूक ने अपनी मर्जी से शादी करके घर फोन करके बताया कि वो अब पाकिस्तान कभी नहीं आएगा और अब इतने सालों बाद वो पाकिस्तान अपने माँ बाप के बुलाने पर आया। तुम तो भूल ही गए थे, वहां जाकर कभी कांटेक्ट भी नहीं कहा। सुल्तान साहब ने शिकवा किया। सॉरी मेरे दोस्त, पहले कुछ मसरूफियात की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाया, फिर रोड पर मेरा मोबाइल छिन गया। मगर यकीन कर, मेरी दोस्ती में आज भी फर्क नहीं आया। कल रात पाकिस्तान पहुंचा हूं और आज देखो सुबह सुबह ही तुम्हारे सामने। फारूक, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। मैं तो यही सोच रहा हूं अब कभी मुलाकात नहीं होगी। भाभी भी आई हैं साथ? सुल्तान साहब ने पूछा। नहीं सुल्तान, वो एक मोजी बीमारी की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। फारूक हमदानी दुखी होकर बोले। दुख हुआ सुनकर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। सुल्तान साहब चश्मा उतारकर टेबल पर रखते हुए बोले, तुम बताओ मेरे बच्चे कैसे हैं? फारूक हमदानी ने माहौल बदलने के लिए बात की। माह की पैदाइश के 2 साल बाद तक वो कांटेक्ट में थे। बच्चों से तुम खुद मिल लेना। आज रात तुम मेरे घर डिनर कर रहे हो, लेकिन आज रात आगे कुछ नहीं बोलोगे? आज रात ही तुम आ रहे हो? सुल्तान साहब ने फारूक को टोका। फारूक मुस्कुराने लगे। और तुम्हारा बेटा भी आया होगा साथ? हाँ, मेरे साथ ही आया है। इस वक्त मेरा शहजादा बेटा घर में सो रहा है। उसको भी तुम रात को अपने साथ लेकर आओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुल्तान साहब ने हुक्मी अंदाज में कहा। फारूक हंसने लगे और सर हाँ में हिलाया। महावीरा यूनी से वापस आई तो सुल्तान साहब किचन के मुलाजमों को शाम का मेन्यू बता रहे थे। उसने किचन की तरफ रुख किया। डैड, आज कोई स्पेशल आने वाला है क्या? हाँ माहा बेटा, आज मेरा जिगरी दोस्त आ रहा है। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें अपने स्कूल कॉलेज के किस्से सुनाता था और अपने दोस्त फारूक का जिक्र भी करता था। सुल्तान साहब पुरजोश लहजे में बता रहे थे। जी डैड, बट आपसे तो उनका कांटेक्ट नहीं था। यूं इतने सालों बाद अचानक कैसे? उसने सब्जी वाली टोकरी से गाजर उठाई। बस बेटा, उसे भी अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ गया, इसीलिए आया है इतने सालों बाद। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया? महावीरा ने गाजर चबाते हुए कहा। तुम मुझे बातों में नहीं लगाओ, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। और हाँ, मैंने अपनी गुड़िया के लिए एक प्यारा सा ड्रेस खरीदा है और साथ और भी चीजें हैं। तुम आज शाम वही पहनोगी? सुल्तान साहब प्यार से बोले। मगर डैड, आपने मेरे लिए शॉपिंग क्यों की? मेरे पास हर चीज न्यू ही तो है, मैं कुछ भी पहन लेती शाम को। मुझे पता है तुम्हारे पास हर चीज है, मगर मैं चाहता हूँ कि आज मेरी प्यारी बेटी वैसे तैयार हो जैसे मैं चाहता हूँ। ओके डैड, नो प्रॉब्लम, मैं देखती हूँ जाकर। वो किचन से निकलकर सीढ़ियां चढ़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसने एक्साइटेड होकर बेड पर पड़ा सामान शॉपिंग बैग से बाहर निकाला। मगर ये क्या? महावीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। पर्पल कलर में कमीज, शलवार और साथ लाइट पिंक दुपट्टा। उसने शूज वाला बैग निकाला तो पेंसिल हील के साथ मैचिंग सैंडल। वो सामान लिए नीचे की तरफ भागी। डैड, डैड! उसकी आवाज सुनकर घर के सारे मुलाजिम उसकी तरफ मतवज्जा हुए। सुल्तान साहब जानते थे कि महावीरा का क्या रिएक्शन होगा। वो इस वक्त के लिए तैयार बैठे थे। डैड, व्हाट इज दिस? उसने ड्रेस को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा। बेटा, ये ड्रेस है जो मैं अपनी गुड़िया के लिए लाया हूँ। सुल्तान साहब मासूम सी शक्ल बनाकर बोले। डैड, यू नो आई हैव नेवर वॉर्न अ ड्रेस लाइक दैट। गुड़िया, आई नो, सिर्फ आज ही की तो बात है, अपने डैड की इतनी सी बात नहीं मान सकती क्या? सुल्तान साहब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। एंड व्हाट इज दिस, लाइक अ बेडशीट? महावीरा ने दुपट्टे को फैलाते हुए कहा। दिस इज द स्कार्फ यू विल वियर ऑन योर हेड। सुल्तान साहब आराम से बोले। व्हाट डैड? माहा के 14 तबक रोशन हुए। प्लीज माहा गुड़िया, बस आज शाम के लिए, प्लीज पापा की बात मान लो। माहा ने लंबा सांस खींचा। ओके, बट ओनली फॉर दिस इवनिंग। सुल्तान साहब ने खुशी से माहा की पेशानी पर बोसा दिया। बिलाल भाई लंदन से जहांगीर दादा का फोन है। बिलाल जिम रूम में मसल्स एक्सरसाइज में मसरूफ था। अपने आदमी की बात सुनकर रुका। इसमें टॉवल उठाकर पसीने से भीगा हुआ अपना चेहरा और सीना साफ किया। मोबाइल पकड़कर कान को लगाया और बोला,
जी दादा, कैसे याद किया? बिलाल मेरे शेर, कैसे हो तुम? रोबदार आवाज मोबाइल से बिलाल के कानों में गई। अल्लाह का करम है दादा, आप बताएं कैसे हैं? तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। जब से तुम गए हो कोई और तुम्हारे जैसा नहीं मिला। तो दादा आज मुझे कैसे फोन किया, कोई खास बात? जैसा कि तुम्हें मालूम है मेरे गैंग का असूल है कि यहाँ से कोई भी रिजाइन नहीं कर सकता। जिसको जाना है वो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें सही सलामत अपने गैंग से जाने दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा जब दिल माने तुम उसे फिर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम जैसा शेर ना तुमसे पहले मुझे मिला था और ना तुमसे बाद में। दादा मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, फिर से ज्वाइन नहीं करूंगा। बिलाल तुम 17 साल के थे जब तुम मेरे गैंग में शामिल हुए थे। कुछ नहीं था तुम्हारे पास सिवाय भूख के। तुम्हारी जिस चीज ने मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा किया था वो था सिर्फ तुम्हारा बेखौफ होना, तुम्हारी बहादुरी। फिर तुम्हारे देखते ही देखते मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है और मुझे यकीन है तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। बिलाल कुछ देर खामोश रहा। दादा माना कि मुझ पर आपके बहुत एहसानात हैं, मगर मैं एक बार ये काम छोड़ चुका हूं, फिर से नहीं करना चाहता। सोच लो बिलाल, अपने ऊपर मेरी मेहरबानियों को याद करो। बस एक काम है, वो तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दें। जैसे तुम कहो, मगर जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए। बिलाल ने लंबा सांस खींचा। ठीक है दादा, मैं आपका काम करूंगा, मगर आपको मुझसे वादा करना होगा कि फिर आप कभी मुझे किसी भी किस्म का काम करने के लिए नहीं कहेंगे। वो जानता था दादा उसे इनकार नहीं करने देगा, इसीलिए सोचने पर वक्त जाया करने से बेहतर था वो जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करे। मैं जानता था मेरा शेर ये काम जरूर करेगा और मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूं, फिर कभी तुमसे कोई काम नहीं कहूंगा। बताएं फिर क्या टारगेट है मेरा? खुफिया एजेंसी का एक एजेंट लंदन से पाकिस्तान आया है। उसके पास एक फाइल है जिसे मेरे तमाम काले धंधों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सबसे पहले वो ओरिजिनल फाइल पाकिस्तान की एजेंसी को देने के बाद उसकी फोटो कॉपी यहाँ लंदन की एजेंसी को देगा, ताकि मेरे यहाँ से भी अरेस्ट वारंट जारी हो जाएं। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मेरी जिंदगी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये काम मैं किसी और को भी दे सकता था, लेकिन तुम्हें कहने की बड़ी वजह यह है कि वो लड़का तुम्हारी ही तरह का है। उसे मौत से डर नहीं लगता। वो बड़े से बड़े गैंग्स का पर्दा आसानी से फाश कर चुका है। वो काब की नजर रखता है। उसे मात देना आसान काम नहीं। मैं चाहता हूं तुम फाइल के साथ उसे भी खत्म कर दो। ना रहेगा सांप और ना बजेगी बांसुरी। क्या नाम है उसका? बिलाल ने पूछा। शहरोज हमदानी। ओके, उसकी तस्वीर और बाकी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दें, काम हो जाएगा। दिल खुश कर दिया मेरे शेर। तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा? नहीं दाद, इस बार मैं रकम नहीं लूंगा। मैं ये काम करके अपने ऊपर आपके एहसानों को उतारना चाहता हूँ। ठीक है बिलाल, इस काम के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है दाद। ये कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और कुछ सोचते हुए बालों में हाथ फेरने लगा। साथ ही उसकी मोबाइल रिंग हुआ। उसने उठाकर देखा तो शहरोज हमदानी की तस्वीर और बाकी डिटेल्स थीं। रात के 8 बजे फारूक हमदानी और उसका बेटा सुल्तान साहब के घर पहुंचे। सुल्तान साहब उनके इस्तकबाल के लिए लॉन में ही मौजूद थे। ड्राइवर ने गेट खोला, उन्होंने गाड़ी पार्क की। फारूक हमदानी गाड़ी से निकले। खुशामदीद मेरे दोस्त। सुल्तान साहब फारूक हमदानी के गले मिले। बेटा नहीं आया तुम्हारा? सुल्तान साहब ने सवाल किया। आया है ना, फारूक हमदानी बोले। उसने गाड़ी के बाहर पांव रखा। उसके ब्रांडेड ब्लैक शूज लॉन में लगी लाइट्स की रोशनी में चमक रहे थे। वो बाहर निकला और अपना कोट दुरुस्त किया। उसकी पर्सनालिटी बारोब थी। वो एक एक कदम उठाता सुल्तान साहब की तरफ आया। उसने हैंडशेक करने के लिए सुल्तान साहब के आगे हाथ बढ़ाया। हेलो, माई सेल्फ शहरोज हमदानी। सुल्तान साहब ने शहरोज से हाथ मिलाया। माशाअल्लाह, फारूक हमारा शहरोज तो हीरो है। सुल्तान साहब को शहरोज का हुस्न और पर्सनैलिटी दोनों ही भाग गईं। मेरा बेटा सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी हीरो है, फारूक फख्र से बोले। जल्दी से अंदर चलो ताकि बैठकर तफसील से बातें करें, सुल्तान साहब बोले। वो तीनों लॉन से गुजरते हुए लाउंज में दाखिल हुए।
पिछले 1 घंटे से घर की मुलाजमा जिसका नाम शकीला था, माहा को दुपट्टे से हिजाब करना सिखा रही थी। क्योंकि माहा ने सादा तरीके से जब सर पे दुपट्टा उड़ा तो बॉयज कटिंग में दुपट्टा लिए दुनिया का 8वां अजूबा लग रही थी। उफ, व्हाट द हेल, मैं नहीं लेने वाली ये बेडशीट। माहा 1 घंटे से मुसलसल नाकाम कोशिश से तंग आ गई। बीबी जी, मेहमान आ गए हैं। दरवाजे पे दूसरी मुलाजमा आकर बोली। क्या, आ भी गए? अब मेरा क्या होगा? डैड, आपने ये मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। वो अपना सर पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ गई। बीबी जी, मैं आपका दुपट्टा सेट कर देती हूँ, मगर आप दुपट्टे को हाथ मत लगाना, फिर ही मैं कर सकूंगी। शकीला नजरें झुकाए बोली, क्योंकि अब तक की उसकी तमाम कोशिशें महावीरा ने ही अपने हाथ चला चला कर नाकाम की थी। तो तुम्हें क्या लगता है अब तक मेरी वजह से ये सेट नहीं हुआ? महावीरा एक आई ब्रो चुका कर बोली। नहीं बीबी जी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। चलो करो सेट। माहा चिढ़ कर बोली। अब माहा आराम से अपने हाथों को काबू में रखे बैठी थी और शकीला दुपट्टे का हिजाब बना रही थी, जिससे महावीरा का बॉयज हेयर कट घर में आए मेहमान नहीं देख सकते थे। जी हो गया, शकीला काम से फारिग होकर बोली। महावीरा ने खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखा। पर्पल कलर का नफीस ड्रेस जिसके किनारों में लाइट पिंक कलर की कढ़ाई थी, चूड़ीदार पाजामा और पिंक कलर का दुपट्टा, जिसे महावीरा हिजाब किए बहुत ही मासूम लग रही थी। महावीरा को अब ये लुक इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। माशाअल्लाह बीबी जी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपको किसी की नजर न लग जाए। मैं आखिर महावीरा सुल्तान हूँ, मैं कुछ भी पहन लूं खूबसूरत ही लगूंगी। वो मगरूर सी चाल चलती हुई कमरे से बाहर निकली। लाउंज में हंसने की आवाजें गूंज रही थी। उसे वहां अपने डैड के अलावा 2 लोग बैठे दिखाई दिए। डैड ने तो कहा था कि उनके दोस्त आ रहे हैं, मगर ये साथ में कौन है? वो सोचती हुई सीढ़ियां उतर चुकी थी। आओ आओ महा बेटा, सुल्तान साहब ने खुशी से महा को बुलाया। महा ने पहली बार लड़कियों जैसी ड्रेसिंग की थी। उनको इस लिबास में महा बहुत प्यारी लगी। महा चलती हुई उनके करीब पहुंची। फारूक, ये है मेरी बेटी महावीरा, माशाअल्लाह बहुत प्यारी है, शहजादी है बिल्कुल। फारूक महावीरा के सर पर हाथ रखते हुए बोले तो महा मुस्कुराई। महावीरा, ये है मेरा बेटा शहरोज हमदानी। महा ने उसकी तरफ देखा। साफ रंग, हल्की बड़ी शेव, चमकती आंखें और ब्लैक बालों को एक साइड सेट किए हुए वो शख्स बिल्कुल पैंट कोट में मलबूस सोफे पर टांग रखे बैठा था। उसने महावीरा की तरफ देखा और खड़ा हुआ। हाय, उसने माह की नीली आंखों में देखते हुए हाथ आगे बढ़ाया। चूंकि महावीरा हुलिये से आज सती सावित्री बनी थी, तो उसने सोचा क्यों ना काम भी सती सावित्रियों वाले किए जाएं। अस्सलामुअलैकुम, महावीरा बोली तो सुल्तान साहब ने आंखें फाड़े महावीरा को देखा, क्योंकि वो तो उनके लाख डांटने पर भी हमेशा हाय फाय ही करती थी। वालेकुम अस्सलाम, जवाब देते हुए शहरोज ने अपना जो हाथ आगे बढ़ाया था, मुस्कुराते हुए पीछे कर लिया। ये मुस्कुराया क्यों? माह ने दिल में सोचा। साहब जी, खाना टेबल पे लगा दिया है। मुलाजमा आकर बोली। चलें, अब बाकी बातें खाने की टेबल पर करते हैं, सुल्तान साहब बोले। फिर वो सब उठकर टेबल की तरफ बढ़े और माह गर्दन अकड़ाए चलने लगी, क्योंकि वो सर हिलाती तो उसका हिजाब खराब होता। सुल्तान साहब के मुकाबिल फारूक की कुर्सी थी और महावीरा के मुकाबिल शहरोज की। महावीरा शहरोज की नजरें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो उसे कंफ्यूज कर रहा था। मुलाजमा ने सुल्तान साहब और फारूक की प्लेट में कोरमा डाला। मैं बिरयानी लूंगी, महावीरा ने मुलाजमा से कहा। और मैं भी, शहरोज माह को देखकर बोला। माह ने उसकी तरफ देखा। वो चमकती आंखों से उसे देख रहा था। माह ने अपनी नजरों का जाविया बदला। भाई सुल्तान, तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे तौर तरीके सिखाए हैं, वरना आजकल तो फर्क ही मालूम नहीं होता लंदन की लड़की और पाकिस्तानी लड़की में। देखो माशाअल्लाह कितने सलीके से दुपट्टा लिया है। हाँ, ऐसा ही है। सुल्तान साहब दिल ही दिल में शर्मिंदा हुए। और आजकल एक और फैशन चल पड़ा है कि लड़के लड़कियां बने फिरते हैं और लड़कियां लड़के बन गई हैं।
महावीरा ने बिरयानी का पहला चम्मच ही मुंह में रखा था कि फारूक के बात सुनकर उसको खांसी लग गई। अरे महा बेटा पानी पियो, शहरोज पानी दो महा को, फारूक बोले। शहरोज ने पानी का गिलास महा की तरफ बढ़ाया। गिलास पकड़ते हुए महा की नजरें शहरोज की नजरों से मिली। वो अपनी मुस्कुराहट दबा रहा था। महा ने पानी पीकर खुद को नॉर्मल किया। उसे दिल ही दिल में शहरोज पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उसकी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे उसने महा की कोई चोरी पकड़ ली हो। महा बेटे क्या पढ़ रही हो तुम? जी अंकल बीएससी कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर है। बहुत खूब बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हमारा शहरोज क्या करता है? सुल्तान साहब शहरोज से मुखातिब हुए। मैं खुफिया एजेंसी के लिए काम करता हूँ। मेरा काम बड़े बड़े गैंग्स के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि मैं मुल्क का मुहाफिज हूँ। हमारे मुल्क को तबाह करने वाले लोगों को तबाह करने वाला मैं शहरोज हमदानी हूँ। वो बारोब अंदाज में बोला तो महा ने उसकी तरफ देखा। ये तो हमारे लिए काबिल फख्र है। फारूक, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह इसे और भी तरक्की और कुव्वत अता करे। सुल्तान साहब बोले। आमीन। सबने मिलकर कहा सिवाय महावीरा के। आधे घंटे तक वो सब खाना खाने के साथ साथ बातें करते रहे और महावीरा को शहरोज की चमकती आंखों और मुस्कुराते होंठों ने मुसलसल कंफ्यूज किया। खाने से फ्री होने के बाद महा का दिल किया कि वो अपने कमरे में भाग जाए, मगर वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से उसके डैड शर्मिंदा होते। भाई सुल्तान, अब हमें चलना चाहिए, 10 बज गए हैं। और एक जरूरी बात, अब तुम्हें महा बेटी को लेकर हमारे घर आना होगा दावत पे। फारूक साहब के बोलने की देर थी कि महा ने आंखें बड़ी की, जिसे शहरोज नोट किया। महा की नजर शहरोज पर पड़ी तो वो फिर से उसे मुस्कुराहट दबाने के अंदाज में देख रहा था। महावीरा को अब गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि वो शहरोज को कुछ कहती, फारूक बोल पड़े। ठीक है सुल्तान, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। शायद आप कुछ भूल गई हैं। शहरोज महा के पास से गुजरता हुआ उसके कान में बोला। वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो महा को मुस्कुरा कर देखा। महावीरा उसे सवालिया नजरों से देखती रही कि क्या मतलब था इस बात का। गाड़ी घर से बाहर निकली तो वॉचमैन ने गेट बंद किया। ओफ डैड, मैं आज के बाद बिल्कुल नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े। पता आपको मैंने कितनी मुश्किल से हैंडल किया है। महा लाड से मुंह फुलाए बोली। मेरी गुड़िया, यकीन मानो परी लग रही हो। सुल्तान साहब ने महावीरा को सर से लेकर पांव तक देखते हुए कहा। महा बेटे, ये क्या किया तुमने? सुल्तान साहब सर पे हाथ रखकर बोले। व्हाट हैपेंड डैड? महा ने नीचे देखते हुए कहा तो उसकी नजरें अपने जॉगर शूज पर पड़ी। ओह गॉड डैड, ये मैं कैसे भूल गई। क्योंकि महा ने चूड़ीदार पाजामा पहना था और उनके नीचे पहने जॉगर महावीरा को नमूना ही साबित कर रहे थे। अब से एक एक सीन याद आ रहा था जब शहरोज उसकी तरफ देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करता था। डैड, अब मैं आपके साथ उनके घर नहीं जाने वाली। वो ढेर सी शर्मिंदा हुई और रोने वाला मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ भागी। अरे बेटा सुनो तो, सुल्तान साहब आवाजें देते रह गए।